1890 का दौर। भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसकी बहादुरी की कहानियां आज भी गूंजती हैं। एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ 11 साल की उम्र में तलवार संभाली और इतिहास रच दिया। उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, आखिरी हिंदू सम्राट जिसने दिल्ली पर राज किया। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक युग की कहानी है। एक ऐसे समय की जब भारत की सीमाओं पर तूफान मंडरा रहा था, जब विदेशी आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे और एक युवा राजपूत योद्धा अकेले खड़ा था इस तूफान के सामने। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में अजमेर के शाही परिवार में हुआ। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, अजमेर के राजा। माता कर्पूरी देवी, दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की बेटी। बचपन से ही पृथ्वीराज में कुछ खास था। जब दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त होते, वो तीर कमान थामे होता। जब दूसरे सो रहे होते, वो घुड़सवारी सीख रहा होता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक योद्धा की चमक। कहते हैं कि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना आता था, सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना। ये कोई साधारण कला नहीं थी, इसके लिए अद्भुत एकाग्रता, असाधारण कान और दिव्य कौशल चाहिए था। और पृथ्वीराज में ये सब था। उसके गुरु थे विद्वान और योद्धा चंदबरदाई। चंदबरदाई सिर्फ गुरु नहीं थे, वो पृथ्वीराज के सबसे करीबी मित्र भी बन गए। साथ खेले, साथ पढ़े, साथ युद्ध कला सीखी। एक ऐसी दोस्ती जो मौत तक साथ रही। 1177 पृथ्वीराज सिर्फ 11 साल के थे जब उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। एक 11 साल का बच्चा और उसके कंधों पर अजमेर की जिम्मेदारी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। इतना छोटा राजा ये सल्तनत कैसे संभालेगा? दुश्मन तो हमला कर देंगे। लेकिन पृथ्वीराज ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। उसकी माता कर्पूरी देवी ने शुरुआती सालों में मार्गदर्शन किया, लेकिन असली फैसले पृथ्वीराज खुद लेता था। और वो फैसले इतने समझदारी भरे होते थे कि बुजुर्ग मंत्री भी हैरान रह जाते थे। कुछ साल बाद दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर, जो पृथ्वीराज के नाना थे, बूढ़े हो चुके थे। उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह एक किशोर योद्धा के हाथ में दो राज्यों की बागडोर आ गई, अजमेर और दिल्ली। उत्तर भारत की सबसे ताकतवर सल्तनतें। लेकिन ताकत के साथ चुनौतियां भी आईं। चारों तरफ दुश्मन थे, पड़ोसी राजा जो उसकी जवानी को कमजोरी समझते थे, और सबसे बड़ा खतरा आ रहा था पश्चिम से, मोहम्मद गौरी। लेकिन इन सब से पहले पृथ्वीराज को अपनी ताकत दिखानी थी, और उसने दिखाई भी। उसने एक के बाद एक युद्ध जीते। नागार्जुन को हराया, भंडानकों को कुचला, चंदेलों से लड़ा। हर युद्ध में उसकी तलवार ने दुश्मनों का खून पिया। हर युद्ध में उसकी बहादुरी की कहानियां फैलीं। कहते हैं उसने 28 बार युद्ध लड़े और 28 बार जीता। उसकी सेना अजेय थी। उसके घोड़े बिजली की तरह तेज, उसके तीर कभी खाली नहीं जाते थे। पृथ्वीराज सिर्फ योद्धा नहीं था, वो विद्वान भी था। संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसैनी और अपभ्रंश 6 भाषाएं बोलता था। वेदों का झांता, शास्त्रों का जानकार, कला और साहित्य का संरक्षक। उसका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि, लेखक, संगीतकार, सबको संरक्षण मिलता था। चंदबरदाई ने उसी के दरबार में पृथ्वीराज रासों की रचना शुरू की, एक ऐसी रचना जो सदियों तक जीवित रही। पृथ्वीराज का रूप भी अद्भुत था। लंबा कद, चौड़े कंधे, आंखें तेज जैसे बाज की, चेहरे पर तेज, आवाज में रोब। जब वो घोड़े पर बैठता तो लगता जैसे कोई देवता उतर आया हो। उसके हाथों में तलवार और दिल में न्याय। प्रजा उससे प्यार करती थी। सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। मंत्री उसका सम्मान करते थे। लेकिन पृथ्वीराज का दिल योद्धा होने के साथ साथ एक इंसान का भी था, और हर इंसान के दिल में प्यार की जगह होती है। कन्नौज, उत्तर भारत का एक और शक्तिशाली राज्य। वहां का राजा था जयचंद राठौर, गाहड़वाल वंश का घमंडी और महत्वाकांक्षी राजा। उसकी एक बेटी थी, संयोगिता। संयोगिता की खूबसूरती की चर्चा पूरे उत्तर भारत में थी। लेकिन सिर्फ खूबसूरती नहीं, वो बुद्धिमान भी थी।
साहसी भी थी और उसने अपने दिल का राजा चुन लिया था, पृथ्वीराज चौहान। उन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां संयोगिता के दिल में बस गई थीं और संयोगिता की खूबसूरती के किस्से पृथ्वीराज के कानों तक पहुंचे थे। प्यार अजीब होता है, वो आंखों से नहीं, दिल से होता है, और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। लेकिन यहां एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। जयचंद और पृथ्वीराज में दुश्मनी थी, गहरी दुश्मनी। जयचंद खुद को सबसे बड़ा राजा मानता था। वो चाहता था कि पूरा उत्तर भारत उसे सम्राट माने, लेकिन पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता उसे बर्दाश्त नहीं थी, और अब उसकी बेटी की नजर पृथ्वीराज पर थी। ये तो जयचंद के अहंकार पर सीधा प्रहार था। जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, पूरे भारत के राजाओं को बुलाया, सबको न्योता भेजा, लेकिन पृथ्वीराज को उसे जानबूझकर नहीं बुलाया। और अपमान यहीं नहीं रुका। जयचंद ने दरबार के बाहर एक द्वारपाल की मूर्ति बनवाई, और वो मूर्ति थी पृथ्वीराज की, ताकि सब राजा उस मूर्ति को देखें और समझ जाएं कि पृथ्वीराज यहां सिर्फ द्वारपाल के लायक है। खबर पृथ्वीराज तक पहुंची, उसके दरबार में गुस्सा फैल गया। सेनापति युद्ध की मांग करने लगे, मंत्री बदला लेने की बात करने लगे, लेकिन पृथ्वीराज शांत था, क्योंकि उसे एक संदेश मिला था, संयोगिता का संदेश। उसने कहलवाया था, अगर आप सच्चे योद्धा हैं तो आइए और मुझे ले जाइए, मैं सिर्फ आपकी हूं। और पृथ्वीराज ने फैसला कर लिया, वो जाएगा कन्नौज, लेकिन राजा बनकर नहीं, प्रेमी बनकर।